मध्य प्रदेश जो एरिया वाइज इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है, क्वाइट लिटरली इंडिया के एकदम सेंटर में है। इंडिया का टॉप कॉपर प्रोड्यूसर, 100% डायमंड रिसोर्सेज का अकेला ओनर, सोयाबीन और व्हीट बोल कहलाए जाने वाला और कंटिन्यूसली 7 साल से इस देश का सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर भी आज एमपी में ही है। टेक्निकली मध्य प्रदेश को आज पूरे इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस होना चाहिए था, लेकिन अब जरा ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। जहां उत्तर प्रदेश ने नोएडा और लखनऊ खड़े किए, गुजरात ने सूरत और गिफ्ट सिटी बना ली, वहां एमपी में इंदौर पिथमपुर के एक छोटे से कॉरिडोर को छोड़कर 50 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कुछ होता ही नहीं है। एक तरफ 16 मिलियन टन कोल और डायमंड्स की जमीन है और दूसरी तरफ हर साल लाखों करोड़ों के एमओयू साइन होने के बाद भी वहां सन्नाटा है। तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि रिसोर्सेज, सेंट्रल लोकेशन और 20 इयर्स की स्टेबल गवर्नमेंट होने के बाद भी एमपी में एक भी टियर 1 सिटी क्यों नहीं बन पाई। हर 2 साल में 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट समिट्स होने के बाद भी ये पैसे कहीं दिखते क्यों नहीं है। और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा मास्टर प्लान है जिसके सॉलिड प्रूफ्स आज दिखना शुरू हो गया है और जो अगले 10 सालों में मिड प्रदेश को सच में इंडिया का एक्सीलेंट प्रदेश बना सकते हैं। आइए देखते हैं। वैसे आप में से 90% लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मी एंड आवर टीम वुड बी रियली थैंकफुल इफ यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं हूं जील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1, द वेल्थ पैराडॉक्स। देखिए, एमपी का पन्ना बेल्ट मुश्किल से 80 किलोमीटर्स का है, लेकिन यही वो जमीन है जहां 1958 से देश की अकेली मर्चेंडाइज्ड डायमंड माइन मझगवां चल रही है। इनफैक्ट इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के डेटा के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया के टोटल डायमंड रिसोर्सेज का 90% अकेले मध्य प्रदेश के पास है। जिस स्टेट को देश के ज्यादातर लोग साइडलाइन कर देते हैं, उसके पास इफेक्टिवली हमारे कंट्री की सारी डायमंड वेल्थ है। और खजाना सिर्फ डायमंड्स तक लिमिटेड नहीं है। सिद्दी, शहडोल, उमरिया और बेटुल जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को अगर मिला ले तो एमपी के पास 16,000 मिलियन टन से ज्यादा कोल रिजर्व्स भी है और कॉपर प्रोडक्शन में तो वैसे भी स्टेट नंबर 1 है ही। लेकिन अगर हम इस बेहिसाब वेल्थ का ग्राउंड पर रियल इंपैक्ट देखें तो मोंगाबे इंडिया की एक रीसेंट ग्राउंड रिपोर्ट पन्ना की एक बहुत ही डार्क रियलिटी दिखाती है। जिन फैमिलीज का पूरा घर इस माइनिंग पर चलता है, उनमें पोवर्टी, मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया एक रूटीन चीज बन चुकी है, खासकर विमेन और बच्चों में। जिस लैंड से डायमंड्स निकलते हो और वहीं के बच्चे मेल न्यूट्रिशियस हो, तो मध्य प्रदेश की इससे बड़ी आयरनी नहीं हो सकती। और ये आयरनी कोई सिर्फ एक चीज नहीं है, ये इस पूरी स्टोरी का एक प्रूफ है कि सब कुछ होने के बावजूद सिस्टम फेल क्यों हो रहा है। चैप्टर 2, द फैंटम लिम्ब। इसीलिए अब यहाँ सवाल आता है कि जब लैंड के नीचे सब कुछ है तो उसके ऊपर उसे प्रोसेस करने वाली फैक्ट्रीज क्यों नहीं है। इसका जवाब एक ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन में छिपा है जो ईयर 2000 में लिया गया था। 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ और स्टेट के साउथ ईस्टर्न एरिया को काट कर छत्तीसगढ़ बनाया गया। नए स्टेट ने मैप पर तो लैंड और पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा लिया था, लेकिन जाते जाते वो एमपी के कोल फील्ड्स, आयरन और बॉक्साइट्स, डायमंड डिपॉजिट्स और भिलाई कोरबा जैसे पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल इंजन ही अपने साथ ले गया। और छत्तीसगढ़ ने इस इकोनॉमिक इंजन का फायदा उठाने का एक भी कसर नहीं छोड़ा। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अलग होने के सिर्फ 10 साल के अंदर छत्तीसगढ़ ने 200 से ज्यादा मेगा इंडस्ट्रियल यूनिट्स खड़े कर दिए। आज वो देश का अकेला ऐसा स्टेट है जो ऑफिशियली खुद को जीरो पावर कट डिक्लेयर करता है और अपना सरप्लस पावर दिल्ली, गुजरात और कर्नाटका जैसे बड़े रिच स्टेट्स को बेचता तक है। वहीं दूसरी तरफ एमपी के पास इस डिवीजन के बाद स्टेट का रफली 70% एरिया जरूर बचा, लेकिन उस कंटिन्यूअस कोल पावर स्टील कॉरिडोर के बिना जो बचा वो स्प्रेड हो चुके हुए एग्रीकल्चर हैवी डिस्ट्रिक्ट्स और गांव थे और इंदौर पिथमपुर का एक छोटा सा आइसोलेटेड कॉरिडोर था बस। इसीलिए ये एक नॉर्मल पार्टीशन नहीं था। टेक्निकली एमपी ने अपना सबसे कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक इंजन हमेशा के लिए खो दिया और तब से लेकर आज तक स्टेट उस इंजन की खाली जगह को सिर्फ बड़े बड़े वादों से भरने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर 3, द पेपर बिलियंस। तो अब इंडस्ट्रियल इंजन तो चला गया था, तो उसके बाद उस खाली लैंड को कैसे भरा गया? एक नए तरीके से, एमओयूज और बड़े बड़े नंबरों के जाल से। एमपी का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पहली बार 2007 में शुरू हुआ था और तब से लेकर हर 2 साल में जब ये समिट होता आ रहा है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती है, बहुत सारा फोटो ऑप्स भी होता है। फरवरी 2025 के इसके 8th एडिशन में हमारे होम मिनिस्टर ने यहाँ से 30 लाख करोड़ का फिगर अनाउंस किया था। और अगर हम सीएम के रीजनल कॉन्क्लेव्स की प्रोमिसेस को भी जोड़ दे
तो ये टोटल 31 लाख करोड़ को क्रॉस कर जाता है। और यहाँ एक क्विक चेक दे दूं कि वैसे ये पीआर स्ट्रेटेजी सिर्फ एमपी का ही स्टाइल नहीं है, इससे पहले कि कोई कमेंट में आके एमपी को डिफेंड करने लगे। राजस्थान ने दिसंबर 2024 के समिट में अपने ईयरली बजट से कई गुना बड़ा नंबर 35 लाख करोड़ का प्रॉमिस किया था। ओडिशा में कमिटमेंट स्टेट्स की पूरी जीडीपी से 1.4 टाइम्स ज्यादा आई थी। ये नंबर्स का गेम अब पूरे देश में एक पैटर्न बन चुका है। लेकिन इसे मैं एक जाल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन प्रोमिसेस का ग्राउंड पर सच कुछ और ही है। एमपी की अपनी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 की रिपोर्ट खुद ये कन्फेस करती है कि पिछले समिट के बाद से लगभग 12,000 करोड़ का टेक इन्वेस्टमेंट ही एक्चुअली ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हुआ है, जिसमें 22 नए इंडस्ट्रियल यूनिट स्टार्ट हुए और 4 पर काम चल रहा है। ये डेफिनेटली एक रियल प्रोग्रेस है और इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन मैक्रो एंगल से इसको देखें तो 30 लाख करोड़ के प्रोमिसेस के सामने सिर्फ 12,000 करोड़ एक फ्रैक्शन से भी छोटा है। मध्य प्रदेश में पैसे तो आ रहे हैं पर ज्यादातर सिर्फ पेपर पर, और जब तक पेपर और ग्राउंड के इस गैप को सिस्टम फिक्स नहीं करता, स्टेट को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए एक दूसरा और डेंजरस रास्ता लेना पड़ेगा। एंड अगेन वी डोंट मीन टू गेट इनटू एनी पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें फैक्ट्स और स्टेट के अपने डेटा के अकॉर्डिंग बताई जा रही है। चैप्टर 4 द बोरोड टाइम। तो अब जब फैक्ट्रीज या ग्राउंड से रेवेन्यू नहीं आ रहा तो सिस्टम चलाने के लिए पैसे आखिर आ कहां से रहे? यहां से अब सब चीजें पलटना शुरू होती है। सिर्फ मार्च 2025 के ही कुछ ही वीक्स में मध्य प्रदेश ने 16,000 करोड़ का डेट यानी कर्जा लिया था, और ये एक ही महीने में तीसरी बार था। पिछले 2 साल का मैक्रो ट्रेंड देखे तो स्टेट ने हर रोज एवरेज 125 करोड़ से ज्यादा पैसे उधार लिए हैं। इस स्पीड से स्टेट का टोटल डेट अब 5 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जबकि स्टेट का पूरा ईयरली बजट ही सिर्फ 4 लाख करोड़ का है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश अकेले इंडिया की टोटल डेट का 5% से भी ज्यादा कैरी कर रहा है। चलो पैसे क्रेडिट पे ले रहे हैं वो भी समझ लिया, बट ये उधार के पैसे आखिर जा कहां रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा फेमस या इनफेमस आप बताइए कमेंट्स में, लाडली बहना योजना में जा रहा है, जिसके मंथली स्पेंडिंग अब 1900 करोड़ के अराउंड हो गई है। एंड अगेन स्टेट का अपना डेटा कहता है कि इस वेलफेयर स्कीम के 65% पैसे सीधा उन बेनिफिशियरीज के घर के डेली एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। सिर्फ 20% ही उनसे किसी प्रोडक्टिव एसेट में इन्वेस्ट होता है। और इसी सीवियर लिक्विडिटी क्रंच की वजह से गवर्नमेंट्स ने मेट्रो रेल, आईटी पार्क्स और ग्राम सड़क योजना जैसी 370 डेवलपमेंट स्कीम्स को आज रोकना पड़ रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये सारे उधार के पैसे जेन्युइनली सिर्फ वेलफेयर में जा रहे हैं, तो वीट प्रोक्योरमेंट पोर्टल के रीसेंट स्कैम में फेक फार्मर्स के प्रोफाइल्स बनाकर बिना लैंड वेरीफाई किए दूसरे स्टेट के चीपर रेट वाले वीट को गवर्नमेंट एमएसपी रेट्स पर लोगों ने बेच दिए थे और पर क्विंटल 700 रुपीज तक के प्रॉफिट्स कमा लिए थे। यही वो पैसा है जो स्टेट हर रोज कर्जा लेकर सिस्टम में डाल रहा है। इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक और इवन ब्रूटल रूल है कि अगर आप सड़क बनाने के लिए पैसे कर्ज पे लेते हैं तो वो एक एसेट है जो रिटर्न देता है, पर अगर आप डेट लेकर सिर्फ महीने के हैंडआउट्स बांट रहे हैं तो वो वेलफेयर नहीं, फाइनेंशियल सुसाइड है। बस उसको एक बहुत अच्छा नाम दे दिया गया है। बट यहाँ इफ यू फील दैट मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता या इट्स अ डूम्ड स्टेट, तो रुकिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब रीसेट होना स्टार्ट हो गई है। जैसे सिस्टम और स्टेट अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपको भी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए पुराने स्किल से आगे निकलना होगा। अपग्रेड के एडवांस्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आपको एआई, डेटा साइंस और टेक लीडरशिप में अपस्किल करने के मिशन में आपके साथ जुड़े हैं, वो भी बिना आपकी करंट जॉब छोड़े। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट फॉर मोर डिटेल्स। चैप्टर 5 द रिकवरी ब्लूप्रिंट। मध्य प्रदेश के पास आज 3 ऐसी कोर स्ट्रेटजीज हैं जो उसे इस डेट ट्रैप से निकाल सकती है। पहला और सबसे जरूरी स्टेप, डेट सिर्फ एसेट्स बनाने के लिए यूज किया जाएगा, कंजप्शन के लिए नहीं। ओडिशा ने अर्ली 2000s में ठीक यही किया था। जब उनका डेट टू जीएसडीपी रेशियो 50% क्रॉस कर गया था तो उन्होंने एफआरबीएम एक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। पैसे उधार में लिए पर सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आज उसका रिजल्ट यह है कि 2024 तक उनका डेट कम होकर 16% पर आ गया है और आज वो नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में भी एक अचीवर स्टेट बन गया है। एमपी को एग्जैक्टली यही ब्लूप्रिंट अप्लाई करना है। नया डेट अब सिर्फ रोड, हॉस्पिटल और इरिगेशन जैसे एसेंशियल चीजों तक ही लिमिटेड रखना होगा, मंथली हैंडआउट्स के लिए नहीं। सेकेंडली, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एक अग्रेसिव शिफ्ट भी लाना होगा। आज एमपी की इकोनॉमी का ऑलमोस्ट 44% एग्रीकल्चर से आता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 7% पर अटका है। गुजरात और महाराष्ट्र ने सारे स्टेट्स को दिखाया कि एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल बेस ही स्टेबल रेवेन्यू लाता है।
एमपी को फूड प्रोसेसिंग, ऑटो कंपोनेंट्स और टेक्सटाइल्स जैसी सेक्टर्स में एक टारगेटेड इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है ताकि 2047 तक इनका मैन्युफैक्चरिंग 22% तक पहुंच सके। और सबसे इंपॉर्टेंट और थर्ड स्ट्रेटेजी जो एमपी को सबसे बड़ी ताकत बना सकती है, उसकी ज्योग्राफी। डेकेड्स तक इसकी सेंट्रल लोकेशन सिर्फ एक क्वारी या खदान की तरह यूज हुई है, जहां से रॉ मटेरियल निकला और कहीं और चला गया। लेकिन आज के ई कॉमर्स और फास्ट लॉजिस्टिक्स के टाइम में एक कंट्री की एग्जैक्ट सेंटर में होना अपने आप में ही एक सुपर पावर है। इनफैक्ट सालों बाद पहली बार इस एडवांटेज के पीछे एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर लगना भी शुरू हो चुका है। सिर्फ 14 मंथ्स में स्टेट ने 6000 करोड़ से ज्यादा लगाकर 5500 किलोमीटर की नई रोड्स और 110 फ्लाईओवर्स बना लिया है। अभी 22,000 करोड़ रुपीस के 10,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल भी रहे हैं। NHAI के साथ 1 लाख करोड़ का अग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसमें इंदौर भोपाल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और आगरा ग्वालियर हाईवे इंक्लूडेड है। जब ये नई रोड्स पिथमपुर और पवरखेरा जैसे मल्टी मॉडल हब से कनेक्ट करेगी तो एमपी एक एक्सट्रैक्शन पॉइंट से बढ़कर देश का सबसे बड़ा कंट्रोल पॉइंट बन जाएगा। आपके क्या थॉट्स है इस पे? डू कमेंट डाउन बिलो। बीमारू स्टेट्स के इकोनॉमिक फेलियर को हमेशा से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और केओस से जस्टिफाई किया जाता है, लेकिन एमपी में ये आर्ग्यूमेंट भी नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पिछले 20 ईयर्स से एक ही पार्टी की स्टेबल गवर्नमेंट है। अच्छी बात यह है कि स्टेट अब प्रोएक्टिवली अपनी गलतियों को ठीक कर रहा है। एजुकेशन में देखें तो गवर्नमेंट के सांदीपनि विद्यालय ने प्राइवेट स्कूल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। क्लास 10th का पासिंग रेट 68% से डायरेक्ट 88% तक जंप कर चुका है। मिशन बुनियाद के अंडर 500 गवर्नमेंट स्कूल्स में AI बेस्ड लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और 10,000 से ज्यादा नए टीचर्स को रिक्रूट तक किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ स्टेट की नई ड्रोन प्रमोशन पॉलिसी 40% तक की कैपिटल सब्सिडी ऑफर कर रही है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश पुरानी हैवी मैन्युफैक्चरिंग की रेस को छोड़कर सीधा इंडस्ट्री 4.0 में जंप कर रहा है। बट व्हाट आर योर थॉट्स? क्या एमपी को इंडस्ट्री 4.0 अकेले आगे ले आ पाएगी या उन्हें इसे मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी मर्ज करके एक डबल पावर या डबल इंजन देना पड़ेगा? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन स्टे क्यूरियस।